बिट्टू 12 साल का एक लड़का था जो गर्मियों की छुट्टियों में अपने बड़े भाई बिक्की के साथ अपनी नानी के गांव जा रहा था। बिट्टू की नानी का गांव मध्य प्रदेश की वादियों में बसा एक बेहद खूबसूरत गांव था। चारों ओर घने जंगल, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और दूर दूर तक फैली हरियाली जो उस गांव की सुंदरता को और भी बढ़ा देते थे। रास्ते में बिट्टू कार की खिड़की से बाहर देख रहा था। बाहर का नजारा बेहद खूबसूरत था। भैया, बाहर का नज़ारा कितना सुंदर है ना? हाँ बिट्टू, बाहर का नज़ारा तो बहुत खूबसूरत है। हरे भरे खेत और उनमें लहलहाती हुई फसलें। काश हमारा भी घर ऐसी ही जगह पर होता। हाँ भैया, फिर मैं भी खेतों में खेलता और पेड़ों से फल तोड़कर खाता। दोनों हंसते बातें करते हुए सफर का आनंद ले रहे थे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस गांव की ओर वे जा रहे हैं वहां उनका सामना ऐसी भयावह घटना से होने वाला है जिसे वे जीवन भर कभी नहीं भूल पाएंगे। तभी सड़क के किनारे उन्हें गांव का बोर्ड दिखाई दिया। बिक्की ने कार कच्चे रास्ते की ओर मोड़ दी। अचानक कोई चीज कार के शीशे से आकर टकराई। अगले ही पल पूरा शीशा खून से भर गया। बिक्की ने घबराकर जोर से ब्रेक लगाया। ये देखकर बिट्टू के रोंगटे खड़े हो गए। भैया, ये क्या हुआ? बिक्की ने बिट्टू को कार से बाहर निकलने से मना कर दिया। वो खुद हिम्मत जुटाकर कार से नीचे उतरा। बाहर का नजारा देखकर उसके भी रोंगटे खड़े हो गए। कार के बोनट पर एक बहुत बड़ा पक्षी मरा हुआ पड़ा था। बिक्की ने तुरंत हाथ जोड़कर भगवान से माफी मांगी, फिर कार को साफ किया और दोनों गांव की ओर चल पड़े। कुछ ही देर बाद वो गांव पहुंच गए। गांव पहुंचकर बिक्की ने एक चाय वाले से अपनी नानी का घर पूछा, क्योंकि वो पहली बार वहां आया था। कुछ देर बाद दोनों नानी के घर पहुंच गए। उन्होंने देखा कि नाना जी खाट पर बैठे हुए थे और नानी उनके बगल में बैठी थी। उन्हें देखते ही बिट्टू खुशी से खिल उठा और दौड़कर नानी के गले लग गया। बिट्टू को देखकर नानी भी बहुत खुश हो गई। प्रणाम नाना जी। प्रणाम नानी जी। जीते रहो बेटा। इतना कहकर नाना जी ने दोनों को अपने गले से लगा लिया। तभी जाओ बेटा, तुम दोनों पहले कमरे में जाकर आराम कर लो। सफर में बहुत थक गए होंगे। दोनों कमरे में जाकर आराम करने लगे। करीब 1 घंटे बाद नाना जी ने आवाज लगाई, बिक्की बेटा, आओ खाना खा लो। इसके बाद सभी ने मिलकर साथ में खाना खाया। रात आराम से बीत गई। अगली सुबह बिक्की नाना नानी का आशीर्वाद लेकर अपने घर के लिए रवाना हो गया। उधर बिट्टू गांव के कुछ बच्चों के साथ खेलने निकल गया। दिन बीतते गए और बिट्टू की गांव के बच्चों से अच्छी दोस्ती हो गई। एक दिन बिट्टू अपने दोस्त रवि और बंटी के साथ मंदिर के पीछे वाले बगीचे में एक छोटा सा गड्ढा खोद रहा था। खोदते खोदते गड्ढा उनकी कमर तक पहुंच गया। तभी बिट्टू की नजर मिट्टी में दबे एक पुराने लकड़ी के संदूक पर पड़ी। संदूक के चारों ओर लाल रंग का धागा लिपटा हुआ था, लेकिन वर्षों तक मिट्टी में दबे रहने के कारण वो धागा लगभग पूरी तरह सड़ चुका था। अरे यार, मुझे लगता है कि इस संदूक में कोई बहुत बड़ा खजाना छिपा है। नहीं यार, मुझे तो ये संदूक ठीक नहीं लग रहा। चलो इसे यहीं दोबारा गाड़ देते हैं। लो, इस डरपोक की बातें फिर शुरू हो गई। बंटी के मना करने के बावजूद बिट्टू की उत्सुकता बढ़ चुकी थी। उसने हाथ बढ़ाकर संदूक पर बंधा लाल धागा तोड़ दिया। धागा टूटते ही अचानक आसमान में काले बादल छा गए। तेज हवाएं चलने लगी। पेड़ों की डालियां जोर जोर से हिलने लगी। पूरा वातावरण एक पल में बदल गया।
अरे यार, चलो यहाँ से चलते हैं। मुझे यहाँ कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। अरे तू चुप करेगा डरपोक कहीं का। संदूक पर एक बहुत पुराना जंग लगा ताला लगा हुआ था। बिट्टू ने पास पड़ा एक बड़ा सा पत्थर उठाया और बार बार मारकर उस ताले को तोड़ दिया। ताला टूटते ही आसमान फिर से बिल्कुल साफ हो गया। तेज हवाएं भी अचानक थम गईं, मानो अभी अभी जो कुछ हुआ था वो केवल एक पल का भ्रम रहा हो। बिट्टू ने धीरे धीरे संदूक का ढक्कन खोला। अंदर केवल एक खंजर रखा था। उसके हत्थे पर एक बेहद अजीब और डरावना चित्र बना हुआ था। अरे यार, ये कैसा खंजर है? हाँ यार, ऐसा खंजर तो मैंने आज तक कभी नहीं देखा। तभी बंटी घबराई हुई आवाज में बोला, भाई, शाम हो गई है, हमें अब घर चलना चाहिए। मेरी मम्मी भी मुझे ढूंढ रही होंगी। हाँ, रुको, चलते हैं। बिट्टू ने उस खंजर को संदूक सहित पास की झाड़ियों में छिपा दिया। चलो, कल आकर इसे बाहर निकालेंगे। तीनों वहां से भागते हुए अपने अपने घर चले गए। बिट्टू जब घर पहुंचा तब नानी गेट पर ही उसका इंतजार कर रही थी। उनके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। बिट्टू, तू कहाँ था इतनी देर? नानी, मैं अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। अब से शाम होने से पहले घर आ जाना, वरना मैं तुझे बहुत पीटूंगी। बिट्टू चुपचाप घर के अंदर चला गया। उस रात सब कुछ सामान्य था। अगली सुबह बिट्टू अभी गहरी नींद में ही था कि तभी गांव वालों का तेज शोर सुनकर उसकी आंख खुल गई। वो तुरंत बिस्तर से उठा और भागकर घर के बाहर पहुंचा। बाहर का नजारा देखकर वो भी घबरा गया। गांव के लगभग सभी लोग एक पेड़ के पास इकट्ठा होकर कुछ देख रहे थे। बिट्टू भी धीरे धीरे भीड़ के बीच पहुंच गया, लेकिन जैसे ही उसकी नजर जमीन पर पड़ी, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। जमीन पर एक शव पड़ा था, जिसका सिर उसकी धड़ से गायब था। चारों तरफ खून ही खून फैला हुआ था। ये दृश्य देखकर वहां मौजूद लोगों की रूह कांप उठी। तभी गांव के मुखिया महेश सिंह वहां पहुंचे। हे भगवान, ये क्या हो गया? ये सब किसने किया? उसी समय गांव के पुजारी भी वहां आ पहुंचे। पुजारी जी, ये क्या हो गया? पुजारी जी ने जैसे ही उस शव को देखा, उनके भी रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने तुरंत भगवान का नाम लिया। राम राम राम। महेश, मुझे लगता है कि ये किसी चोर या लुटेरे का काम है। तो स्वामी जी, हमें अब क्या करना चाहिए? पहले इसका पूरे विधि विधान से अंतिम संस्कार कर दो, उसके बाद मैं बताता हूं कि आगे क्या करना है। पुजारी जी के कहने पर गांव वालों ने उस शव का पूरे विधि विधान से अंतिम संस्कार कर दिया। अंतिम संस्कार के बाद पुजारी जी ने मुखिया को अपने पास बुलाया। सुनो महेश, अगर ये किसी चोर या लुटेरे का काम है तो आज से पूरे गांव में रात के समय पहरा लगाना होगा। मुखिया ने स्वामी जी की बात मान ली। उन्होंने गांव के 3 जवान लड़कों भुवन, राजू और राहुल को रात में पहरा देने की जिम्मेदारी सौंप दी। शाम हो चुकी थी। पूरे गांव में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। सूरज पूरी तरह ढल चुका था और अंधेरा धीरे धीरे पूरे गांव को अपनी चपेट में ले रहा था। उधर पुजारी जी मंदिर में पूजा की थाली तैयार कर रहे थे। तभी उन्हें मंदिर के बाहर कुछ गिरने की आवाज सुनाई दी। आवाज सुनते ही वो धीरे धीरे बाहर की ओर बढ़े, लेकिन जैसे ही उन्होंने मंदिर के बाहर कदम रखा, उनकी रोंगटे खड़ी हो गई। मंदिर के फर्श पर चारों ओर खून फैला हुआ था।
ऐसा लग रहा था मानो किसी को बेरहमी से मारकर उसका शव घसीटते हुए वहां से ले जाया गया हो। ये भयावह दृश्य देखकर पुजारी जी का चेहरा डर से पीला पड़ गया। उन्होंने तुरंत गांव के मुखिया को बुलवाने के लिए एक आदमी को भेजा, लेकिन मुखिया उस समय घर पर नहीं थे। वो पड़ोस के गांव के मुखिया से मिलने गए हुए थे। उधर बिट्टू, रवि और बंटी कई घंटों से उस संदूक को खोज रहे थे। शाम भी पूरी तरह ढल चुकी थी। डर के कारण गांव के सभी लोग अपने अपने घरों में चले गए थे। उधर उनके घर वाले भी तीनों की चिंता करने लगे थे। पुजारी जी मंदिर की सफाई करके अपने घर चले गए और गांव में भुवन, राजू और राहुल लाठियां लेकर पहरा देने लगे। अरे यार, हमने संदूक यहीं तो छिपाया था, फिर वो कहाँ चला गया? हाँ यार, हमने तो इसे यहीं रखा था, आखिर ये गया कहाँ? तभी बंटी की नजर दूर एक पेड़ के पास पड़ी। उसे वहां कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। अरे यार, वो देखो, क्या वो हमारा संदूक है? हाँ यार, वही तो है। तीनों बिना देर किए उस पेड़ की ओर दौड़ पड़े, लेकिन वहां पहुंचते ही उनके कदम वहीं रुक गए। संदूक पूरी तरह टूटा हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उसे बड़े बड़े पत्थरों से पीट पीट कर तोड़ दिया हो। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी, संदूक के अंदर रखा खंजर गायब था। चारों ओर गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। ये किसने किया होगा? तभी बंटी जोर से चीख पड़ा। उसकी चीख सुनकर बिट्टू और रवि घबरा गए और तुरंत उसकी ओर भागे। लेकिन जैसे ही उन्होंने सामने देखा, उनके भी रोंगटे खड़े हो गए। पेड़ के तने के पास एक कटा हुआ सिर पड़ा था। उसकी दोनों आंखें गायब थीं। चेहरा पूरी तरह नीला पड़ चुका था। ये खौफनाक मंजर देखकर तीनों के चेहरों का रंग उड़ गया। उनके शरीर डर से कांपने लगे। अगले ही पल तीनों पूरी ताकत से वहां से भागने लगे। रास्ता बिल्कुल सुनसान था। डर के मारे किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि एक शब्द भी बोल सके। तभी पास की झाड़ियों में कुछ हिलता हुआ दिखाई दिया। तीनों के कदम वहीं रुक गए। वे तुरंत भागकर एक पेड़ के पीछे छिप गए। ऐसा लग रहा था मानो झाड़ियों के अंदर से कोई धीरे धीरे बाहर आ रहा हो। उसी समय भुवन लाठी लेकर उसी रास्ते से पहरा देते हुए वहां पहुंचा। तीनों कुछ बोल पाते उससे पहले ही झाड़ियों के अंदर से एक भयानक राक्षस बाहर निकला। वो लगभग 8 फीट लंबा था। उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं। सिर पर 2 बड़े बड़े नुकीले सींग थे और उसके हाथ में वही खंजर था जो उन्होंने संदूक से निकाला था। भुवन कुछ समझ पाता उससे पहले ही राक्षस ने बिजली जैसी तेजी से वार किया। अगले ही पल भुवन का सिर उसके धड़ से अलग होकर जमीन पर जा गिरा। ये दृश्य देखकर